जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और आज की कहानी का नाम है द विस्परर ऑफ डेथ। मिथ्या और सत्य इंसान के साथ जब आंख में चौली खेलने लगते हैं तब इंसान एक ना खत्म होने वाले भ्रम से घिरा महसूस करने लगता है और वो जितना छटपटाता है उतना नीचे धंसता चला जाता है। फिर वो उसी भ्रम का कैदी बन जाता है और एक अजीब डर उसको हमेशा टटोलने लगता है। तातना एक घने जंगल के पास बसा छोटा सा गांव था। इस जंगल के जानवरों को बचाने के लिए और इंसानों को दूर रखने के लिए एक अफवाह फैलाई गई थी कि कोई राजा है इस जंगल का जो सोने के वस्त्र पहनकर इन जानवरों से मिलता है और जंगल में घूमता है। फिर अगर किसी मानव की नजर उससे मिल गई तो वो उसी क्षण राख में परिवर्तित हो जाता है। धीरे धीरे यह अफवाह कहानियों में बदल गई और कुछ बड़े लेखकों ने तो इस राजा जो इंसानों की तरह दिखता था उस पर किताबें भी लिख दी। बच्चों के बीच राजा स्वर्णवायु के नाम से जाना जाने लगा। वो उड़ सकता है, जानवरों के साथ खेलता है, शेर और भालू उसकी रक्षा करते हैं। वो हवा पर जीवित रहता है और न जाने क्या क्या। हर बच्चा स्वर्णवायु जैसी ताकत पाने की इच्छा रखता। पर जंगल की जमीन न जाने क्यों धीरे धीरे काली पड़ने लगी थी और पेड़ पौधों का रंग उड़ने लगा था। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ था बल्कि इसको जाहिर होने में सालों लग गए थे। कारण क्या था इसकी जानकारी किसी को न थी। हां, पर कुछ लोगों ने जरूर कहा था कि उनके दादा दादी ने एक अघोरी जैसी छवि को जंगल से बाहर आते देखा है जिसके माथे पर राख पुती थी। बड़े उलझे बाल थे, आंखें बड़ी और शरीर का आकार इतना बड़ा कि अच्छे अच्छे पहलवान भी उसके सामने बौने से लगे। अब क्या सच था क्या झूठ, दोनों आपस में लिपटे से नजर आने लगे थे। कोई सिरा सच वाला दिखता तो कोई झूठ वाला। पहले तो लोग जंगल की बिगड़ रही हालत को नजरअंदाज करते रहे, पर जब लोगों के घरों के बाहर मरे हुए लोग मिलने लगे तो अफरा तफरी मच गई। इसकी शुरुआत हुई गांव के सरपंच के घर से, जब सुबह 5 बजे उनके घर के बाहर एक प्लास्टिक जैसे पदार्थ में लिपटी लाश मिली और ठीक उसके 4 दिन बाद शंभू किसान के घर के बाहर उसी अवस्था में दूसरी लाश। आश्चर्य की बात यह थी कि वो लाशें गांव के किसी व्यक्ति की थी ही नहीं। स्थानीय पुलिस की टोली ने इसकी तलाश जारी कर दी। ऑफिसर रिपुज और उनके साथी वैभव पूरी कोशिश में लग गए। उन्होंने आसपास के इलाकों में भी नोटिफिकेशन दिया, पर उन लाशों की शिनाख्त को कोई ना आया। मानो लावारिस हूं। यार वैभव, ये लाशें आई कहां से? क्या कोई किसी और जगह से इन लाशों को यहां लाकर रख देता है? पर ऐसा कोई करेगा क्यों? आज नहीं तो कल हम ये पता तो लगा ही लेंगे कि ये लाशें किनकी हैं। रिपुज मुर्दा घर के बाहर खड़े चाय की चुस्की के साथ दिमाग दौड़ाने लगे। सर, पर आसपास भी तो पता किया है, किसी के गायब होने की कोई रिपोर्ट है ही नहीं। अफसर वैभव हैरानी में रिपुज को ताकने लगे। अरे मेरा मतलब था कि और राज्य से, जो यहां से मिलो दूर हो। रिपुज ने जवाब दिया। अरे तो लाशें जब मिलती हैं उनकी हालत तो बताती है कि मृतक की मृत्यु बस कुछ घंटों पहले हुई है। अगर कोई दूर से इनको यहां लाएगा तो इनकी हालत खराब नहीं दिखनी चाहिए। वैभव ने जोर दिया। अरे तुम्हारा मतलब है सड़ जाना चाहिए? रिपुज की आंख ऊपर की ओर चढ़ाई, मानो उसको अच्छा नहीं लगा कि वैभव उसको अपनी चतुराई दिखा रहा है। हाँ, बाकी सर आप ज्यादा अनुभव रखते हैं, अब आप ही बताएंगे। रिपुज आगे कुछ बोलता अंदर से एक अटेंडेंट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लिए बाहर आ गया। ही लीजिए वैभव जी, ये रही पिछली लाश की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट भी पहले लाश की रिपोर्ट जैसी ही है।
और मरने का कारण भी हूबहू वैसा ही। अटेंडेंट ने रिपोर्ट वैभव के हाथ में दे दी। अरे क्या मतलब? फिर से वही? मरने वाले ने खुद ही सांसें लेनी बंद कर दी? पर कैसे? वैभव परेशानी में रिपोर्ट पढ़ने लगा। एक बीमारी है एपनिया, जिसमें सोते वक्त इंसान सांस नहीं ले पाता, पर यह एपनिया भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है उनको भी समझ नहीं आ रहा कि सांसें रुकी तो कैसे रुकी। अटेंडेंट इतना कह वापस अंदर चला गया। रिपुज ने झट से रिपोर्ट वैभव के हाथ से ले ली। कुछ देर निहारने के बाद अचानक उन्हें कुछ याद आया। गांव के लोग कुछ कह रहे थे, पास के जंगल से देर रात अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, और जिस दिन ये आवाजें बढ़ जाती हैं उसके अगले दिन लाश मिलती है। वहां एक बार चलकर देखना चाहिए। रिपुज अपनी बाइक पर बैठ गए। अरे सर, जंगल का मतलब समझ रहे हैं? वहां सालों से कोई नहीं गया, और जो जाता है वापस नहीं आता। और अगर फिर इसका कोई जंगल से लेना देना है तो अभी क्यों? ऐसा पहले कभी क्यों नहीं हुआ? जरा सोची तो सही। वैभव सरपट बोल पड़ा, पर रिपुज की टेढ़ी आंखों को देख वो बाइक पर विराजमान हो गया। पहुंचते पहुंचते सूरज गांव को अलविदा कह डूब चुका था। दूर खेतों में सन्नाटा पसरने लगा था। एक दो लोग दिख जाते, पर वो भी तेज कदमों से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। आसमान में हल्के काले बादल उमड़ पड़े थे। मध्यम चलती हवा अब थोड़ी आक्रामक दिख रही थी। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर उछलती कूदती मोटरसाइकिल पर बैठे वैभव का सर भी चकराने लगा था। अरे सर, थोड़ा धीरे चला लीजिए, मुझे तो लग रहा है मैं नीचे ही गिर जाऊंगा। मुंह पर पड़ रही हवा को किसी तरह भेदता वो चिल्लाया, पर रिपुज को कोई फर्क ही ना पड़ा। अब जंगल का शुरुआती सिरा उन दोनों को दिखने लगा था। मोटरसाइकिल को रिपुज ने ठीक जंगल के बाहरी किनारे पर रोक दिया। लंबे घने पेड़ मानो प्रहरी बन तैनात थे कि किसी को भी उस पार न जाने देंगे। जानवरों का शोर बढ़ चला था। हवा में सरसराते पत्तों की आवाज जंगल के अंदर सिमटे रहस्य का प्रचार कर रही थी। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सर, ये ठीक समय नहीं है। वैसे भी जंगल के अंदर तो हम जा नहीं सकते, बाहर से क्या ही पता लगा लेंगे। वैभव को बढ़ते अंधकार से डर लगने लगा था। रिपुज आसपास छानबीन करने लगे, पर उनकी रूह तब कांप गई जब पाया जंगल के बाहरी हिस्से के एक पेड़ की आड़ से कोई परछाई उनको एकटक देख रही है। वो परछाई बिना हिले डुले बस एक बुत की तरह रिपुज को घूर रही थी। उस परछाई का सर बहुत ज्यादा बड़ा था। कौन है वहां? डरने की बात नहीं है, हम पुलिस हैं। रिपुज ने हिम्मत दिखाई, पर वो परछाई बिना कुछ बोले अभी भी वहीं खड़ी थी। वैभव ये सब देख कांपने लगा। सर, चलते हैं, वरना मारे जाएंगे। रिपुज ने आगे बढ़ मोटरसाइकिल से टॉर्च निकाली और उस तरफ जला दी जिस ओर परछाई थी। पर इससे पहले कि टॉर्च की रोशनी उस परछाई पर पड़ती, वो जंगल की ओर बढ़ गई। अंधेरा अब उन दोनों को मानो अपने रंग में लपेटने लगा। उनको अब कुछ भी देख पाना मुश्किल लग रहा था। रिपुज की हिम्मत भी अब जवाब देने लगी थी। आखिर उस भयानक दृश्य को देख किसी भी आम व्यक्ति को भय टटोलने लगता। रिपुज के हाथ कांपने लगे। किस तरह चाबी को मोटरसाइकिल में घुमा उसने उसे चालू किया, पर हेडलैम्प के जलते ही उन दोनों ने जंगल की ओर जो देखा, उनकी चीख निकल गई। कई परछाइयां जंगल के बाहरी सिरे से उनको ताक रही थी। रिपुज ने बिना समय गवाए वैभव को बैठने को कहा, जल्दी, और तेज गति से गांव की ओर का रास्ता ले लिया। किसी तरह सरपंच के घर के बाहर पहुंच रिपुज ने राहत की सांस ली। वैभव अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। वो मूक बस चबूतरे पर बैठ गया। वैभव किसी तरह चलकर दरवाजे तक पहुंचा। सरपंच जी, सरपंच जी। कुछ देर चिल्लाने के बाद सरपंच ने दरवाजा खोला। क्या बात है रिपुज भैया, सब ठीक तो है? पानी, पानी। रिपुज पानी की गुहार लगाने लगा। सरपंच ने उन दोनों की हालत का अंदाजा लगा लिया और तुरंत कुछ और लोगों को बुला लिया।
रिंकू ने झट से लोटे में पानी भर रिपुज को दे दिया। रिपुज बिना रुके घटाघट लोटे का पूरा पानी पी गया। रिंकू सरपंच का भतीजा था और उनके साथ ही रहता था। वैभव को भी पानी पिलाया गया। दोनों को गर्म चाय भी दे दी गई। लगभग आधे घंटे बाद रिपुज बेहतर महसूस करने लगा। हुआ क्या है बताइएगा? सरपंच व्याकुल दिख रहे थे। हमने कुछ परछाइयां देखी उस जंगल के पास। ये सुनते ही वहां आसपास खड़े सभी लोगों के चेहरे उतर गए। खौफ उनकी आंखों में उमड़ पड़ा। ई का क्या सरपंच जी, इन दोनों ने ये सब अब जिंदा नहीं बचेंगे और अब इनका यहां रहना भी ठीक नहीं है। इन्हें आप कहिए यहां से चले जाएं। एक गांव वाला बोल पड़ा। मैंने मना किया था पर ये माने ही नहीं। वैभव दबी सी आवाज में बड़बड़ाने लगा। पर हमें क्या होगा? हम जंगल के अंदर नहीं गए थे, हम बस बाहर ही खड़े थे। रिपुज सफाई देता। सूरज गुस्से में चीख पड़ा। अरे पता तो है सबको जंगल की ओर नहीं जाना। उसके 100 मीटर के दायरे में जाना मतलब मौत को खुद न्योता देना है। वो आज भी वहां पूरे जंगल में घूमता है और उसके रक्षक काली परछाई लिए उसकी रक्षा को उसके साथ चलते हैं। अगर उन्होंने तुम दोनों को देखा है तो तुम्हें कल रात मार देंगे। वो भी हवा में घुलकर आएंगे और तुम्हारी सांसों को रोककर चले जाएंगे। अगर तुम यहां हमारे साथ रहे तो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। चले जाओ, जाओ यहां से। इन दोनों को छूना भी मतलब मौत को छूना होगा। अरे पर इन दोनों को मरने के लिए भी तो ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता ना। आखिर ये हमारे ही तो लोग हैं। सरपंच ने बात संभाली। तो क्या करेंगे सरपंच जी? क्या ये हमसे पूछ कर गए थे? सारा गांव जानता है उस तरफ कदम रखना भी मानो पाप है। तभी जंगल की ओर से आ रही कुछ भयानक आवाजों ने सूरज को मौन कर दिया। हर कोई उन आवाजों को सुन सकता था। ये कैसी आवाज है? सरपंच हैरान थे। नदी के पार रह रहे कुछ लोगों ने ऐसी आवाजें सुनी थी। उनका कहना था जिस रात ये आवाजें सुनाई देती हैं अगली सुबह फिर से एक लाश किसी के घर के बाहर पाई जाती है। इसलिए हम आ गए थे। रिपुज को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखिए, हमें तो पहले ये सोचना है कि आप दोनों कैसे बचाएंगे। आज तक जो भी जंगल के करीब गया अगले 2 दिन में मर गया। सरपंच सोच विचार में लग गए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इनकी मदद कर सकता है। रिंकू की आंखों में एक चमक थी। इनकी मदद अब भगवान भी नहीं कर सकता। ये सब बस अब समय की सुई से जुड़े हैं। जहां सुई ने अपना चक्र पूरा किया वहां इन दोनों का खेल खत्म। गांव का एक व्यक्ति बोल बैठा। उसने आज तक हार का मुंह नहीं देखा है और अगर जो उसने ठान ली तो इन्हें बचाकर ही रहेगा। रिंकू के शब्द विश्वास से भरे थे। ऐसा कौन है भैया जो मौत को पलटी दे सके? होश में तो हो। सरपंच जी को यकीन नहीं हो रहा था। डिटेक्टिव बुमराह, उसके नाम से पहले उसके काम की बात होती है। रिंकू के प्रस्ताव के बाद आखिर फेमस डिटेक्टिव बुमराह को सूचना भिजवा दी गई। क्या है स्वर्णवायु का रहस्य? क्या रिपुज और वैभव बच पाएंगे? क्या डिटेक्टिव उन अज्ञात लाशों से पर्दा उठा पाएंगे? सुनाऊंगा आगे की कहानी द विस्परर ऑफ डेथ भाग 2 में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।